Welcome, my dear students. Let us start the session. And if you've not already subscribed to the YouTube channel and you're liking the content, then make sure to subscribe to it and as well as press the bell icon to get the regular updates. First question of the session. The question is: a sum of money becomes 16 times of itself in 2 years if compounded semi-annually. Find the time for which the total amount after 2 years should be invested at the same rate of interest such that it becomes 27 times if compounded annually. तो एक सम ऑफ मनी है दैट बिकम्स 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 years अगर कंपाउंडिंग हमारा सेमिनल है यानी कि 6 मंथ्स में कंपाउंडिंग हो रहा है. सो इन दैट केस 2 years में हमारा अमाउंट 16 टाइम्स बन जाएगा. तो अगर 6 मंथ्स में कंपाउंडिंग हो रहा है तो 2 years में कितने पीरियड्स होंगे? 6 मंथ्स के 4 पीरियड्स होंगे. 4 पीरियड्स होंगे और 4 पीरियड्स में हमारा अमाउंट हो जा रहा है 16 टाइम्स. ओके, तो अगर इनिशियली हमारे पास 1 रुपये है तो 4 टाइम पीरियड्स के बाद में दिस इज बिकमिंग 16 रुपीज. यही तो मतलब हुआ. और एक टाइम पीरियड में अगर हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर के का है, टोटल 4 टाइम पीरियड्स हैं, यानी कि दिस इज क्या अमाउंट हो जाएगा हमारा 1 इंटू के टू द पावर 4 एंड दैट इज इक्वल टू 16. तो यहाँ से के टू द पावर 4 की वैल्यू आ गई 16 बाई 1. तो यहाँ से के विल बी इक्वल टू 1 बाई 4, 16 टू द पावर 1 बाई 4 विच इज इक्वल टू 2 ओनली बिकॉज 16 हमारा 2 टू द पावर 4 है. विच इम्प्लाइज कि हमारा अमाउंट 6 मंथ्स में 1 से 2 हो रहा है, डबल हो रहा है. 6 मंथ्स में अमाउंट हमारा डबल हो रहा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 2. और अगर 6 मंथ्स में अमाउंट हमारा डबल हो रहा है दैट इम्प्लाइज कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है हमको. हमारा अमाउंट 1 से अगर 2 हो रहा है तो 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है उसमें, और अगर 1 में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है दैट इम्प्लाइज कि 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6 मंथ्स में. 6 मंथ्स में, यही तो मतलब हुआ. और अगर 6 मंथ्स में 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो रेट परसेंट पर एनम क्या होगा? जस्ट डबल हो जाएगा. तो 200% पर एनम दैट विल बी आवर रेट ऑफ इंटरेस्ट. 200 पर एनम दैट विल बी अवर रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? सेकंड केस में क्या होगा? कंपाउंडिंग अगर एनुअल होगा तो 27 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा? तो अगर 200% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अमाउंट अगर हमारा 1 रुपी है, तो आफ्टर 1 ईयर हमें इंक्रीमेंट कितना मिलेगा? 2 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा. तो 1 + 2 अमाउंट विल बी 3 रुपीज़, यानी कि 3 टाइम्स हो जाएगा. तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इन दिस न्यू कंडीशन के डैश दिस इज इक्वल टू 3. तो इन 1 ईयर अमाउंट हमारा 1 से हो जा रहा है 3. फिर 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करोगे अमाउंट हो जाएगा 3 से 9. आफ्टर 1 more year अमाउंट विल बी फ्रॉम 3 to 9 और फिर 9 से हो जाएगा 27 आफ्टर 1 more year. तो इफेक्टिवली 3 years में हमारा अमाउंट हो जाएगा 1 से 27 रुपीज आफ्टर 3 years. तो ऑप्शन बी शुड बी द आंसर. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है. जस्ट इन केस क्वेश्चन हमसे कहता क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रहा है और फिर क्वेश्चन पूछता, ठीक है, तब वैल्यू डिफरेंट होता. बट उसमें भी क्या ऑब्जर्व करते हैं हम, क्योंकि 100% हमारा 6 मंथ्स में आ रहा है, 200% पर एनम में आ रहा है, तो अगर हम क्वार्टरली कंपाउंडिंग की बात करें तो 8% हो जाएगा हमारा 50% पर 3 मंथ्स. तो 1 रुपी पे हमको इंटरेस्ट मिलेगा 0.5 का 3 मंथ्स में. अमाउंट हो जाएगा 1.5. बेसिकली मल्टीप्लाइंग फैक्टर इन दैट केस क्या होगा? 3 मंथ्स के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा हो जाएगा, स्मॉल के कर देते हैं इसको, दैट विल बी 3/2. 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा. फिर और 3 मंथ्स के बाद में दिस विल बी 3/2 का 3/2 यानी कि 9/4 हो जाएगा अमाउंट इनिशियल का. आफ्टर 3 मोर मंथ्स दिस विल बी 27/8. और आफ्टर 3 मोर मंथ्स यानी कि टोटल 1 ईयर के बाद में अमाउंट हो जाएगा 27/8 इंटू 3/2 दैट इज 81/60 ऑफ द इनिशियल वैल्यू. क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं. Next question is saying rupees 25,000 is borrowed at a compound interest at the rate of 3% for the first year, 4% for the second year and 5% for the third year. To find the amount to be paid after 3 years. सारे ऑप्शंस बहुत ही क्लोज हैं. 28,000, 119, 120, 117, 118, यानी कि हमें एग्जैक्टली एकदम एब्सोल्युटली एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा. फर्स्ट ईयर में 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेकंड ईयर में 4% और थर्ड ईयर में 5%. ओके, तो प्रिंसिपल इज 25,000. फ्री मेथड ही अप्लाई करते हैं इसमें. फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा 3% ऑफ दिस वैल्यू. तो ईयर 1 में 3% मिलेगा विच इज 3/100. 1% है 250, 3% आ जाएगा 750. सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा 4%. और अगर हमारा 1% 250 है, 4% आ जाएगा 1000.
एंड देन 750 का भी 4% मिलेगा इंटरेस्ट में। 750 का 1%, 7.5 4% हो जाएगा, 7.5 इंटू 4 दैट इज 30 रुपीज, 30 रुपीज। और ईयर 3 में मिलेगा हमको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1% 250 है, 5% 1250 है। एंड देन हमको 5% मिलेगा 750 प्लस 1000 पे भी, 1750 पे भी 5% मिलेगा। ठीक है, तो 1750 का 1% है 17.50, 5% हो जाएगा 17 5 85 एंड 2.5 87.50। सिमिलरली 30 का भी 5% मिलेगा, 30/20 1.50। तो सारी वैल्यूज ये हमारी एक्यूमुलेट हो गई। 1250 प्लस 750 2000 प्लस 1000 3000 आ गया, प्लस 87.50 प्लस 1.5 दिस इज 89 प्लस 30 119। तो 3119 इज द इंटरेस्ट दैट वी आर गेटिंग ऑन 25,000। तो आंसर आ जाएगा 28119 ऑप्शन ए। 28119 विल बी द आंसर ऑप्शन ए। क्या है पार्ट क्लियर है? ठीक है, तो बिल्कुल आसान सवाल, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बस कैलकुलेशन कैसे करना है ये तरीका समझ में आना चाहिए। क्या बात क्लियर है? ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? अच्छा, इसी चीज़ को रेशियो मेथड से भी कर सकते थे। फर्स्ट ईयर मिल रहा है 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अमाउंट हमारा हो जाएगा 100 से 103। सेकेंड ईयर मिल रहा है 4%, 4% हो जाएगा 1/25, अमाउंट 25 से 26 हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट ईयर मिला है 5%, 5% यानी कि दिस विल बी 1/20, यानी कि अमाउंट हो जाएगा 20 से 21। तो टोटल बन जा रहा है कितना? सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा सा, ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13 यहाँ पे। तो 10 इंटू 25 इंटू 100 दैट इज 25,000। और राइट हैंड साइड वैल्यू आ रहा है 103 इंटू 13 इंटू 21। तो 100 इंटू 3 103 इंटू 13 कितना आएगा? 1339 एंड दैट मल्टीप्लाइड बाई 21। 25,000 वैसे ही हमारा प्रिंसिपल है, तो बस हमें यही वैल्यू निकालना है, कितना आएगा। बट ये वैल्यू निकालने की क्या जरूरत है क्वेश्चन में? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 इंटू 1 करोगे तो हमें पता है यूनिट डिजिट पे तो 9 आ रहा है। और आंसर हमारा ऑप्शन ए क्लियरली आएगा, बिकॉज किसी भी और ऑप्शन में यूनिट डिजिट पे 9 नहीं है आंसर में। क्या ये बात क्लियर है? तो अगर रेशियो मेथड से भी सॉल्व करते हैं तो सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करना है, उसके बाद में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट भी कर लोगे, बट क्योंकि ऑप्शंस गिवन है तो जरूरत क्या है? क्लियर? ठीक है, तो अगर हम सही अप्रोच, सही मेथड इस्तेमाल करते हैं तो क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाते हैं। वैल्यूज टिपिकल क्यों ना लग रही हो, बट ट्री मेथड से भी एक क्वेश्चन बहुत जेन्युइनली आसान है, और रेशियो मेथड से तो और भी आसान हो जाता है, बिकॉज हम डायरेक्टली बिना कैलकुलेशन के भी लास्ट में देख पा रहे हैं कि हमारी क्या वैल्यू आने वाली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर द सेकंड ईयर इज ₹7500 एंड फॉर द थर्ड ईयर इज ₹9375। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट एंड कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 3 ईयर्स। सेम सम पे 3 ईयर्स के लिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा और प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू क्या होगी, ये दो चीज़ें क्वेश्चन पूछ रहा है। पॉज करो क्वेश्चन को, ऑलरेडी हम इन बातों को डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन के लिए, तो पॉज करके अपने एंड पे सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे एक बात समझते हैं। लेट अस से हमारे पास एक, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट दिया है, सेकंड ईयर तक का इंटरेस्ट नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इज गिवन। ठीक है, CI फॉर द सेकंड ईयर इज गिवन, CI फॉर द थर्ड ईयर इज गिवन, एंड वी नीड टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट एंड व्हाट इज द रेट परसेंट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट अगर पता लगाना है, रेट परसेंट तो पता लगाना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो ऐसे समझो, इस तरह से समझो कि मान लो कि हमारा अमाउंट इज ₹1000। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, अमाउंट हमारा ₹1000 है एंड दिस अमाउंट इज टोटल अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। ओके, ये 3 ईयर्स के बाद में हमारा टोटल अमाउंट है, और रेट परसेंट गिवन है हमें, रेट परसेंट गिवन इज 10% पर एनम। ठीक है, प्रिंसिपल निकालने की टेंशन नहीं लो, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स हमारा है 1000 रुपीज का, और रेट परसेंट है 10% पर एनम। तो इस केस में 3 ईयर्स के बाद का अमाउंट हमें गिवन है, तो फोर्थ ईयर पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फोर्थ ईयर कितना होगा? इस 1000 का 10% ही तो होगा भाई, टोटल अमाउंट का 10% ही तो होगा, तो इसका 10% निकालना है। 1/10 ₹100 हो जाएगा, ₹100 हो जाएगा। अब अगर हम निकालना चाहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फिफ्थ ईयर,
ध्यान से इस बात को समझना, जब हम 5th ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो हमारे पास क्या है, दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है जो कि हमारा अमाउंट है 3 ईयर्स के बाद में, ठीक है। वैसे तो अमाउंट 4 ईयर्स के बाद में टोटल जो आएगा उससे तुम एक्यूमुलेट कर लोगे, निकाल लोगे इंटरेस्ट। बस कॉन्सेप्ट समझने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि दो पार्ट्स हैं हमारे। एक पार्ट तो है अमाउंट जो कि 3 ईयर्स के बाद में था हमारा, और एक पार्ट जो है जो कि उस पर हमें इंटरेस्ट मिला है, और इन दोनों पे ही हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है। यानी कि पहले वाले पार्ट पे A3 पे तो इंटरेस्ट मिलेगा, ये इंटरेस्ट ऑन A3 प्लस इंटरेस्ट ऑन ₹100, जो हमारा एक्यूमुलेट हुआ है, दोनों पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो A3 पे इंटरेस्ट हो जाएगा ₹100 का, जो कि ऑलरेडी हमें 4th ईयर में मिला है। साथ में जो 4th ईयर का ₹100 है, इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, और दैट इंटरेस्ट विल बी ₹10। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो बेसिकली क्या ये वैसी ही कहानी नहीं होगी जैसे कि हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में इंटरेस्ट निकालते थे? ऑलमोस्ट वैसा ही तो हो गया, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक पार्ट हमारा है जो कि प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल यानी कि टोटल अमाउंट, जो प्रिंसिपल हमारा 3 ईयर्स के बाद का है, जो 3 ईयर्स के बाद का प्रिंसिपल, एक पार्ट उस पे इंटरेस्ट है, और दूसरा पार्ट जो है वो इंटरेस्ट किस पे है, वो हमारे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है, जो प्रीवियसली एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट था उस पे इंटरेस्ट है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, क्योंकि अगर ये बात समझ में आ रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो गिवन है वो कौन से ईयर का गिवन है। अगर 2 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है, सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू गिवन है, तो हम डायरेक्टली वहां से अपना रेट % निकाल सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल जाएगा, क्योंकि हमें वहां से मल्टीप्लाइंग फैक्टर अपना मिल जाने वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मिल रहा है कि हमारा अमाउंट हो जा रहा है, कितना हो रहा है, CI हो रहा है 4th ईयर का ₹100, और 5th ईयर का हो जाएगा 100 प्लस 10, ₹110, और ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना मिल रहा है हमको, दैट इज 11/10। और ये एग्जैक्टली वैसे ही मिलेगा जो हमें मिलता है टोटल अमाउंट के रिस्पेक्ट में, जो हमें मिलता है टोटल अमाउंट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि A3 की वैल्यू 1000 है। अब तुम चाहे तो देखो, A3 हमारा है 1000, A4 कितना आएगा, A3 में 1000 में तुम 100 ऐड करोगे तब आएगा ना, दैट विल बी 1100। सो बेसिकली मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 11/10 का। और फिर A5 कितना आएगा, नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जोड़ दोगे, यानी कि 110 जोड़ोगे, तो दिस विल बी 1210। अगेन मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा 11/10 है। जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमें मिलता है अपने अमाउंट्स के लिए, वही सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिलता है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ए पर्टिकुलर ईयर से उसके नेक्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट में। क्या ये बात समझ में आती है? क्योंकि अगर ये बात समझ में आती है तो अब ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, इस सब चीज़ों को ऑमिट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो हमें गिवन है सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू गिवन है CI फॉर सेकंड ईयर। अब जो CI फॉर सेकंड ईयर हमें मिला है, किस पे मिला होगा, जो अमाउंट हमारा फर्स्ट ईयर के एंड में एक्यूमुलेट हुआ होगा, यानी कि ये इंटरेस्ट हमें A1 पे मिला होगा, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर पे जो इंटरेस्ट मिला होगा, बिकॉज अब वो प्रिंसिपल बन गया नेक्स्ट ईयर के लिए, तो उस पे हमें इंटरेस्ट मिला है 7500। और फिर हमें दिया है CI फॉर थर्ड ईयर। CI फॉर थर्ड ईयर में क्या है, जो A1 पे इंटरेस्ट है वो तो सेम ही है, 7500 ही मिला होगा, और टोटल अमाउंट कितना है हमारा 9375 है, यानी कि एडिशनल कितना है 1875। तो जो 1875 एक्स्ट्रा है ये हमें मिला होगा इंटरेस्ट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। यहाँ से हम रेट % निकाल पाएंगे, रेशियो निकाल लो, रेट % आ जाएगा। रेट % कितना आ जाएगा ये हमें, क्योंकि रेट % पे ही मिला होगा, जो भी रेट % पर annum होगा, तो R% की वैल्यू आ जाएगा 1875 डिवाइड बाई 7500, 4 टाइम्स जा रहा है, दिस इज 1/4 विच इज 25% पर annum। 25% पर annum इज द वैल्यू। इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, क्या बात समझ में आती है? यानी कि रेट % हमारा है 25% पर annum। अब हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना पड़ेगा, यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम A1 पे अब रिवर्स जाना चाहें, यानी कि यहाँ से हमें पता है ये A1 का 1/4 होगा, इंटरेस्ट है 7500, तो दिस विल बी 1/4 ऑफ A1। A1 हमारा क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स आ जाएगा, रिवर्स जा रहे हो 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि A1 अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर दैट विल बी 30,000 आ जाएगा। क्या बात कह रहे हैं? और ये अमाउंट है फर्स्ट ईयर के बाद में। रेट % हमारा है 25%, यानी कि अमाउंट अगर हमारा प्रिंसिपल हमारा 4 यूनिट्स था तो 5 यूनिट्स हो जाएगा, एक ईयर के बाद में 5 यूनिट्स हो जाएगा, और उसकी वैल्यू हमें गिवन है 5 यूनिट्स की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 4/5 इंटू 30,000, तो दैट विल बी 24,000। प्रिंसिपल आ जाएगा 24,000, और प्रिंसिपल जैसे ही 24,000 आ गया तो हमें सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द 3 ईयर्स भी पता चल जाएगा। 3 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 1 ईयर का है 25%, 3 ईयर्स का होगा 75%, यानी कि 3/4 ऑफ 24,000, दैट विल बी 18,000 रुपीज। ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 18,000 रुपीज। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, सबसे पहले हमारा सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट था सेकंड ईयर का 7500, जो कि हमें मिला होगा फर्स्ट ईयर के अमाउंट पे, फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट था उस पर मिला होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद में जो सेकंड हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर का है, वो सेकंड ईयर में जितना कंपाउंड इंटरेस्ट हमें A1 पे मिला है उतना तो मिला ही मिला है,
7500 तो है ही, एडिशनल जो मिला है हमें 1875 दैट विल बी ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सेकंड ईयर, यानी कि 7500 पे हमें इंटरेस्ट मिला है 1875 का, जो कि है 25%, यानी कि हमारा रेट परसेंट यहाँ से मिल जाता है हमको 25%। फिर हमने रिवर्स इंजीनियरिंग किया, 7500 हमें इंटरेस्ट मिला है फर्स्ट ईयर के अमाउंट पे, यानी कि फर्स्ट ईयर का अमाउंट 4 टाइम्स होगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट हमारा 1/4 होगा, तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट 4 टाइम्स होगा, फर्स्ट ईयर का अमाउंट हमारा 4 टाइम्स आएगा, तो 7500 इंटू 4 30,000 हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ गया। और हमें पता है कि अगर प्रिंसिपल हमारा 4 यूनिट्स है तो अमाउंट बन जाएगा 5 यूनिट्स 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो अमाउंट 5 यूनिट्स की हमें वैल्यू गिवन है, 5 यूनिट्स अगर 30,000 है, 1 यूनिट आ जाएगा 6,000, 4 यूनिट्स हो जाएगा 24,000, और फिर सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर्स का, यानी कि 75% की वैल्यू आ जाएगी 18,000। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है। सिमिलरली इस बात को हम ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली कि हमें सेकंड ईयर का गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट। बिल्कुल एक बात जो बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि ये सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकंड ईयर तक का कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये चीज़ गलती नहीं करनी है। अगर वो गिवन होता तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम अप्लाई नहीं कर पाते, या फिर इन चीज़ों को इस तरह से नहीं समझ पाते। ठीक है, क्लियर है? तो सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हमें गिवन है 7500, और फिर थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है हमें 9375। डायरेक्टली यहाँ से मल्टीप्लाइंग फैक्टर देख सकते हो कितना आएगा 9375, यानी कि यहाँ पे आ रहा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा 5/4 का, डिवाइड करोगे 9375 7500 तो 5/4 का हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया तो यहाँ से हमें फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, विच विल बी, भाई फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट में 5/4 मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा 7500, यानी कि दैट विल बी 4/5, 4 है वो 7500, यानी कि 6000 आ जाएगा फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट विल बी 6000। और क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ रहा है 5/4 विच इज 1 + 1/4, यानी कि 25% का हमें मिल रहा है इंटरेस्ट, 25% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 4 टाइम्स, यानी कि 24,000। तो इस तरह से भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो इसको। दोनों ही मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही मेथड समझ में आने चाहिए। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पॉज करके अपने एंड पे सॉल्व करो। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उस पर बेस्ड ही क्वेश्चन है, उस पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, और ऑलरेडी हम पीछे के सेशन में भी इस कॉन्सेप्ट को 1-2 बार देख चुके हैं, बस इस बार थोड़ा और एलेबोरेट किया, क्योंकि हमें कोई रैंडम ईयर का इंटरेस्ट गिवन हो तो भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। भाई अगर हमें रैंडमली 5th ईयर का भी इंटरेस्ट गिवन हो तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 5th ईयर और 6th ईयर की वैल्यूज अगर हमें गिवन है तो हमें पता है कि 5th ईयर में जो हमें इंटरेस्ट मिला है वो किस पे मिला है, 4 ईयर्स तक का जो अमाउंट हमारा एक्यूमुलेट हुआ है उस पर मिला हुआ है। ओके, और फिर 6th ईयर में मिलेगा 4 ईयर्स तक का एक्यूमुलेटेड अमाउंट पे, और फिर 5th ईयर के इंटरेस्ट पे। तो बस सिंपल सी बात है। ओके, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर एंड फॉर द फोर्थ ईयर आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना गिवन है ए, और फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है हमें बी। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पता लगाना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ओके, तो अगर प्रिंसिपल हमारा पी है, प्रिंसिपल पी है, और तो फर्स्ट ईयर का रेट, अगर रेट परसेंट हमारा आर है, आर परसेंट है, ठीक है, प्रिंसिपल को 100 पी मान लेते हैं, प्रिंसिपल 100 पी है और रेट परसेंट हमारा आर परसेंट है। ओके, तो फिर फर्स्ट ईयर में हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा आर परसेंट ऑन द प्रिंसिपल, तो 100 पी है तो ये हो जाएगा पी आर, बिकॉज दिस विल बी 100 पी इंटू आर बाई 100, यानी कि पी इंटू आर आ जाएगा फर्स्ट ईयर में। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, अब नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या मिलेगा हमें, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट क्या मिलेगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर के हिसाब से मिलेगा, के हमारा क्या होगा, दैट विल बी 1 + आर बाई 100, दिस विल बी अवर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो इसमें के मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू के, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा पी इंटू आर इंटू के, और फिर थर्ड ईयर में अगेन मल्टीप्लाई कर दोगे के से, तो दिस विल बी पी इंटू आर इंटू के स्क्वायर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, बेसिकली बात ये समझ में आना चाहिए कि हर नेक्स्ट ईयर में हम क्या करें, मल्टीप्लाई फैक्टर के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं के से, यही तो हो रहा है। ठीक है, हमें एक सर्टेन सम ऑफ मनी गिवन है जो कि क्या है नहीं पता हमको, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है नहीं पता हमको, बट ये पता है कि थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई फॉर थर्ड ईयर दैट इज ए, एंड सी आई फॉर फोर्थ ईयर दैट इज बी। तो अगर हम थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर पे जा रहे हैं तो हमें पता है कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है देखिए के मस्ट बी इक्वल टू 1 + आर बाई 100। यहाँ पे आर की टेंशन नहीं लेनी है, बट डेफिनेटली हमने ए में के मल्टीप्लाई किया होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, दैट इज हाउ हम बी पे आए। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है सी आई फॉर सेकेंड ईयर चाहिए हमको, तो सी आई फॉर सेकेंड ईयर क्या होगा, जब हम सी आई फॉर सेकेंड ईयर में के मल्टीप्लाइंग करेंगे, के मल्टीप्लाइंग फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ए की वैल्यू मिलेगी, तो दैट मल्टीप्लाइड बाई के इज इक्वल टू ए। तो अगर समहाउ हम के की वैल्यू निकाल लें तो हम सेकेंड ईयर का कंपाउंड भी निकाल सकते हैं, इजंट इट सो। ठीक है, बट क्या हमें गिवन है ए इंटू के इज इक्वल टू बी, ये तो गिवन है ए के इज इक्वल टू बी, तो यहाँ से के हमारा आ जाता है बी बाई ए, के कम्स आउट टू बी बाई ए, वेरी इंपॉर्टेंट।
ये आ गया b बाई ए। तो सेकेंड ईयर का अगर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट x है तो अब हमें पता है कि x इंटू के इज इक्वल टू ए। तो x विल बी इक्वल टू a अपॉन के, और k है b बाई ए, तो a अपॉन b बाई ए। तो दिस विल बिकम a स्क्वायर अपॉन b। आंसर आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन b। आंसर विल बी a स्क्वायर बाई b। सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी a स्क्वायर बाई b। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल सवाल था, बट क्या ये बात समझ में आती है कि हमारा सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा a स्क्वायर बाई b। और अगर ये देख पा रहे हो कि हर बार हम एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो वैल्यूज है हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की, ये हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है, जीपी फॉर्म कर रही है। तो सेकंड ईयर का वैल्यू है a स्क्वायर बाई b। फिर उसके नेक्स्ट ईयर का वैल्यू आ रहा है हमारा a, बिकॉज हमने मल्टीप्लाई किससे किया है, मल्टीप्लाई फैक्टर यानी कि b बाई ए से मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर बाई b में, तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, a आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करोगे तुम b बाई ए से, तो एक से a कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा b आउटकम हमारा। अगर क्वेश्चन हमसे पूछता है कि CI फॉर फिफ्थ ईयर क्या होगा, अगेन हम क्या करते, मल्टीप्लाई कर देते b बाई ए से मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, यानी कि b बाई ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज मल्टीप्लाइंग फैक्टर की हमारा b बाई ए है, तो b स्क्वायर बाई ए आ जाएगा। और फिर किसी भी ईयर के लिए पूछेगा हम सॉल्व कर पाएंगे, 6 ईयर के लिए पूछेगा तो भी सॉल्व कर पाएंगे, 7th ईयर के लिए पूछेगा तो भी सॉल्व कर पाएंगे, फर्स्ट ईयर का पूछेगा तो भी सॉल्व कर पाएंगे। सेकंड ईयर का आ गया, फर्स्ट ईयर का पूछेगा तो क्या होगा, तो CI फॉर फर्स्ट ईयर विल बी, ठीक है, फर्स्ट ईयर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे b बाई ए से, k से, तब आएगा a स्क्वायर बाई, तो फर्स्ट ईयर का हो जाएगा a स्क्वायर बाई b डिवाइडेड बाई b बाई ए। ठीक है, सो दिस विल बी a स्क्वायर बाई b इनटू a अपॉन b, सो दैट विल बी a क्यूब बाई b स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट ईयर का आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है पार्ट क्लियर है? ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Tanmay deposited rupees 8,000 in IBCI Bank, which pays him 12% per annum compounded quarterly. 12% पर annum रेट दे रहा है, बट कंपाउंडिंग है क्वार्टरली। सो व्हाट इज द अमाउंट दैट ही रिसीव्स आफ्टर 15 मंथ्स? 15 मंथ्स के बाद में क्या अमाउंट रिसीव कर रहा है? कंपाउंडिंग हमारा है क्वार्टरली, यानी कि 3 मंथ्स में इंटरेस्ट पे कर रहा है। 12% पर annum है, यानी कि क्वार्टर में क्या होगा, 3% पर क्वार्टर होगा। और 5 क्वार्टर्स है, टोटल 15, यानी कि 3 मंथ्स के 5 साइकिल्स है, 5 टाइम पीरियड्स है। ओके, ठीक है, रेशियो मेथड से इसको सबसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम। 3 बनाएंगे तो भी टाइम लगेगा, अच्छा खासा समय लगेगा, और फिर वैल्यूज भी जैसे दिख रही हैं कि इंटीजर में प्रॉपरली आ नहीं रहा है, तो टाइम लगेगा, क्योंकि रेट परसेंट हमारा छोटा है, 3% है सिर्फ। तो बेस्ट अप्रोच यहाँ पे होगा कि हम रेशियो मेथड से सॉल्व कर लें। अगर रेशियो तुमको 5 ईयर्स का नहीं भी क्लियर है तो 4 ईयर्स का तो क्लियर होगा, 4:6:4:1। ठीक है, दिस फर्स्ट वाला कॉलम क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें 5 ईयर्स वाले में या 5 टाइम पीरियड्स वाले में क्या होगा, एक और ईयर का सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, एक और टाइम पीरियड का इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो 4 + 1 हो जाएगा 5। अब ये 4, भाई इस 4 पे इंटरेस्ट मिलेगा तो 4 + 6, 6 पे ऑलरेडी मिला हुआ है तो 6 + 4 हो जाएगा 10। सिमिलरली इस 6 पे इंटरेस्ट मिलेगा, 6 + 4 हो जाएगा 10। इस 4 पे इंटरेस्ट मिलेगा, 4 + 1 हो जाएगा 5। और फिर लास्टली इस 1 पे इंटरेस्ट मिलेगा 1, तो 5:10:10 5:1, दिस विल बी अवर रेशियो फॉर 5 ईयर्स। ओके, सबसे पहला काम, 8,000 का 3% क्या होगा, 8,000 का 3% क्या होगा, 1% है, 83% आ जाएगा, 240, 240 आ जाएगा। ठीक, देन 240 का 3% क्या होगा, दैट विल बी 7.20 रुपीज। 7.20 रुपीज का 3% क्या होगा, 1% होगा, 1% होगा, 10% है 0.72, 1% होगा 0.072, और 3% चाहिए तो दैट विल बी 0.216। 0.216 हमारी वैल्यू आ गई। अब ऑलरेडी हम देख रहे हैं वैल्यूज इतना दूर दूर है कि इसके बाद की वैल्यूज हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है, उससे हमारा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वैल्यूज के बीच में, ऑप्शंस के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 40-50 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वैल्यूज हमारी इतनी छोटी आ गई कि इवन ये वैल्यू भी एक्यूमुलेट करोगे कितना आ रहा है, दिस इज 2.16, तो 2 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। तो हमें एक्जैक्टली हमें वैल्यू इतने में काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, कितना आ रहा है, 5 × 240 दैट इज 1200, प्लस 10 × 7.2 दैट इज 72। ओके, प्लस
2.16, तो ये वैल्यू आ रहा है हमारा 1274.16 और 8000 ऑलरेडी था, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। 1274.16 तो हमारा प्रिंसिपल आ ही इंटरेस्ट आ ही रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 15 मंथ्स, और प्रिंसिपल हमारा 8000 है, तो क्लियरली आंसर आ जाएगा 9274.16 से थोड़ा सा बड़ा होगा, स्लाइटली बड़ा होगा, बहुत स्लाइटली, अभी दिया है ना 9274.20, तो 4 पैसे और ज़्यादा होगा। ठीक है, वो बाकी आगे की वैल्यूज़ के लिए जिनके हमें कैलकुलेट करने का कोई ज़रूरत नहीं था। बट क्या ये बात समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन हमें कई बार बहुत लंबा टाइम पीरियड भी दे तो घबराना नहीं है उससे। जैसे मान लो कि 6 ईयर्स का, 18 मंथ्स का, 6 टाइम पीरियड्स का भी वैल्यू गिवन होता, 18 मंथ्स के लिए कहता तो भी हम रेशियो निकाल लेते। कैसे रेशियो निकालते? अगेन हम यहाँ से रेशियो निकालते, 5 में 1 ऐड कर दोगे, आ जाएगा 6, और 5 + 10 15, 10 + 10 20, 10 + 5 15, 5 + 1 6, और फिर लास्ट में 1। सो दिस इज अवर रेशियो फॉर 6 टाइम पीरियड्स। इजीली कैलकुलेट कर लोगे, शुरुआत के 3-4 वैल्यू से ही आंसर डिटरमाइन हो जाएगा, उसके बाद आगे कुछ भी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सो ये हमारा 6 टाइम पीरियड्स का आ गया वैल्यू, 6 ईयर्स का वैल्यू आ गया रेशियो का। इसके आगे का निकालना है वो भी ऐसे ही निकाल लोगे। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो कभी भी बिल्कुल भी अगर हमें लगता है किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन टिपिकल हो रहा है तो उससे टेंशन नहीं लेना, कैलकुलेशन एक्चुअल में टिपिकल नहीं होगा। अगर तुम स्मार्टली अप्लाई करोगे, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से अप्लाई करोगे, जो बातें मैंने सिखाई हैं वो बातें सीख गए होगे अगर, और अगर नहीं सीखे हो तो एक बार फिर से सेशन को रिवाइज कर लेना, अच्छे से सीख जाओगे तो फिर इजीली अप्लाई कर पाओगे। कैलकुलेशन अपनी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स खुद से नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A man saves rupees 2000 at the end of each year and invests the money at 5% compound interest. At the end of 3 years, the total amount will be what? सिंपल क्वेश्चन है बट इंटरेस्टिंग है, कहीं फंसा सकता है तुमको, तो पहले पॉज करके अपने पे सॉल्व करो इसको। A man saves rupees 2000 at the end of each year. हर ईयर के एंड में ही सेविंग रुपीज 2000 एंड ही इन्वेस्ट द अमाउंट एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। 5% यानी कि 1/20 उसका कंपाउंड इंटरेस्ट है, 1/20 उसका कंपाउंड इंटरेस्ट है। और एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स टोटल अमाउंट क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो एट द एंड ऑफ ईयर 1, एंड ऑफ ईयर 1 अमाउंट कितना सेव किया होगा, रुपीज 2000। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टार्ट करते समय कि एंड ऑफ ईयर 1 में 2000 सेव किया होगा, स्टार्ट में सेव नहीं किया होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कह रहा है सेव्स रुपीज 2000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ओके, ठीक है, अब इस पे इंटरेस्ट मिलेगा तो 1 साल बाद मिलेगा ना, यानी कि एंड ऑफ ईयर 2 में अमाउंट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट एक्यूमुलेट करोगे इस पे कितना हो जाएगा, 1 ईयर पे इंटरेस्ट मिलेगा 1/20, यानी कि ये अमाउंट पे इंटरेस्ट मिल जाएगा हमको 100 रुपीज का। तो अमाउंट विल बी 2100 प्लस, जब हम एंड ऑफ ईयर 2 पे आएंगे तो यहाँ पे न सिर्फ दिस अमाउंट विल बी 2100 बट एडिशनली 2000 रुपीज एडिशनल सेव कर लिया होगा उसने, तो प्लस 2000 कर दोगे। तो नाउ द टोटल अमाउंट सेव्ड इज 4100। तो टोटल अमाउंट हमारा बन जा रहा है, एक जीरो एक्स्ट्रा क्यों लगा दिया, ठीक है, 4100 बन जाएगा। अब ये अमाउंट हमारा एंड ऑफ ईयर 3 पे कितना हो जाएगा, एंड ऑफ ईयर 3 पे दिस अमाउंट विल बी, इस पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा 1/20 का, यानी कि 4100 का 5%, 1% है 41, तो 41 इंटू 5 दैट विल बी 205 का इंटरेस्ट मिल जाएगा। सो दिस विल बिकम 4305 रुपीज। बट एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही सेविंग रुपीज 2000, तो हमको 2000 इसमें भी ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज वो 2000 थर्ड ईयर में भी सेव करेगा, उस पर इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा बट अमाउंट तो मिलेगा ना जो उसने सेव किया है। तो 2000 एडिशनली ऐड करोगे, आंसर हमारा 4305 नहीं आएगा, आंसर विल बी 6305। इस क्वेश्चन में एक तो स्टार्ट में गलती होने का स्कोप है और एक लास्ट में कि तुम 2000 ऐड ना करो और आंसर मार्क कर दो 4305, दोनों ही गलतियां हो सकती हैं। आंसर विल बी 6305 रुपीज। क्या ये पार्ट क्लियर है? इज दैट पार्ट क्लियर कि आंसर विल बी 6305 रुपीज? ठीक है, ओके। इसी को करने का एक दूसरा रेशियो अप्रोच से भी थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बात एक ही है बट ऐसे समझ सकते हैं हम कि जो अमाउंट हमने सेव किया है, जो अमाउंट हमने सेव किया है ईयर एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में, उस पर हमें कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। जो फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट सेव किया है उस पर हमें 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। जो सेकंड ईयर के एंड में हमने अमाउंट सेव किया उस पर हमें 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। और जो थर्ड ईयर के एंड में अमाउंट सेव किया है वो जितना सेव किया है उतना ही रहेगा, वो तो उतना ही रहेगा, इजंट इट सो? जो अमाउंट हमने थर्ड ईयर के एंड में सेव किया यानी कि एंड ऑफ थर्ड ईयर, वो 2000 हमारा 2000 ही रहने वाला है। जो सेकंड ईयर के एंड में अमाउंट सेव किया है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 1 ईयर का, यानी कि अमाउंट हमारा 20 से हो जाएगा 21, और 20 की वैल्यू क्या है 2000, यानी कि 1 की वैल्यू है 100, तो ये अमाउंट हो जाएगा 21 इंटू 100।
तो दैट बी 2100. सिमिलरली एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट सेव किया उसमें 2 ईयर्स का इंटरेस्ट मिलेगा, तो अमाउंट हो जाएगा 20 के स्क्वायर से 21 का स्क्वायर, यानी कि 400 से हो जाएगा 441, और 400 की वैल्यू है 2000, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू है 5. तो ये अमाउंट हो जाएगा 441 इंटू 5, सो दैट विल बी 2205. सारी वैल्यूज को ऐड कर लो, 2000 प्लस 2100 प्लस 2205, तो आंसर तो वैसे ही आएगा हमारा 6305. बट ये भी एक अप्रोच हो सकता है सॉल्व करने का. क्लियर है? ठीक, कि इसमें 4 ईयर्स एक और ईयर एडिशनली गिवन होता तो भी सॉल्व कर लेते हैं हम. 20 क्यूब 21 क्यूब हो जाता, 3 ईयर्स का इंटरेस्ट जिस पीरियड पे मिलता, जिसमें मिलता तो. ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सबसे आसान टाइप है इस क्वेश्चन, ये जो अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमारे सामने है, दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन. इसमें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. इन हाउ मेनी मंथ्स विल रुपीज 12,000 yield rupees 3972 as compound interest at 20% per annum compound interest compounded semi-annually. सेमी एनुअल कंपाउंडिंग हो रहा है, यानी कि 6 मंथ्स पे कंपाउंडिंग हो रहा है इसका, और 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना होगा? अगर एनुअल इंटरेस्ट 20% है, 6 मंथ्स का हो जाएगा 10%. सबसे पहले एक अप्रोक्सीमेशन कर लो, 12,000 पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 3972 का रफली कितना परसेंट है ये? 12,000 का 3972 कितना परसेंट है? 12,000 का 1% है 120, 10% है 1200, तो 30% आ जाएगा 3600. और ये अमाउंट हमारा 30%, 33% आ जाएगा 3600. भाई 30% आ जाएगा 3600, 3% आ जाएगा 360, 3960 आ गया. ओके, 1% आएगा 120, 12 और ऐड करना है, यानी कि 0.1% और ऐड कर रहे हो, तो वैल्यू आ जाएगा 33.1%. हमें इतना नहीं करना था, हमें सिर्फ अप्रोक्सीमेशन करना था. अप्रोक्सीमेशन से ही समझ आ रहा है कि 3 टाइम पीरियड में काम हो रहा है. ठीक है, 3 टाइम पीरियड में काम हो रहा है, यानी कि स्ट्रेट अवे हमारा आंसर है 18 मंथ्स. वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर सकते हैं इजीली. 12,000 है, फर्स्ट टाइम पीरियड 3 टाइम पीरियड है, 3:3:1 कर लो. 12,000 का कितना है? 10% हमारा, 8% है 6 मंथ्स में, तो 10% आ जाएगा 1200, फिर आ जाएगा 120, और फिर आ जाएगा 12. तो दिस इज 3600, दिस इज 360 एंड प्लस 12, तो दिस इज नथिंग बट 3972 रुपीज. तो इजीली वेरीफाई हो रहा है. सबसे आसान क्वेश्चन है. सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन करो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में, और अप्रोक्सीमेशन से ही तुमको आइडिया लग जाएगा कितने टाइम पीरियड में ये चीज सेम चीज हो रही है. के बाद में बाकी प्रोसेस तो क्लियर ही है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अगला सवाल. Aman borrowed some money from Varun at 5% per annum simple interest. He lent his money to Karan at 10% per annum compounded annually and made a profit of rupees 26410 in 4 years. Find the amount borrowed by Aman. अमन ने बोरो किया है एक अमाउंट वरुण से एट 5% पर annum simple interest and he lent this money to Karan at 10% per annum compounded annually. So profit that he made is rupees 26410 in 4 years. तो अमाउंट बोरोड बाई अमन क्या होगा? 5% पे बोरो किया है और 10% पर annum compounded annually पे दिया है करण को. ठीक है, तो 4 इयर्स में कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा अमन को? जो वरुण से अमाउंट बोरो किया है अमन को, वरुण को कितना देना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा वरुण को? ही विल पेइंग वरुण 20% इंटरेस्ट. देखो अमाउंट तो पूरा का पूरा देगा ही देगा, ठीक है, बट उस अमाउंट पे इंटरेस्ट भी तो कमाएगा आगे. तो इंटरेस्ट का हमें डिफरेंस देखना है. अमाउंट तो जितना वरुण को दिया है उतना ही उसने करण को दिया है, ठीक है, और वो वापस मिल जाएगा उसको, और वैसा ही वो वापस दे देगा वरुण को. बट इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट कितना है? 20% इंटरेस्ट देना पड़ेगा वरुण को, 20% इंटरेस्ट देना पड़ेगा वरुण को. और इंटरेस्ट मिला कितना है अमन को? करण से 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. 4 इयर्स में कितना होगा? 4 इयर्स में हो जाएगा, देखो 10% के हिसाब से देखोगे, कंपाउंडिंग के हिसाब से देखोगे तो 1 ईयर में तो 10% ही रहेगा, 2 इयर्स में हो जाएगा 21%. बार बार हम ये क्वेश्चन देख चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 10% वाला तो 33.1%, और 4 टाइम पीरियड्स में हो जाएगा दिस विल बी 46.41%. यानी कि 4 इयर्स के बाद में टोटल इंटरेस्ट जो मिलेगा वरुण इसको करण से, दैट विल बी 46.41%. So this is the interest that he will be getting and this is the interest that he has to pay. तो फायदा कितना है? फायदा है डिफरेंस का. जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों वैल्यूज में, दैट इज हिज प्रॉफिट. तो प्रॉफिट आ रहा है हमारा 46.41% और 20%, यानी कि 26.41% ऑफ प्रिंसिपल. दैट इज हिज प्रॉफिट एंड दैट प्रॉफिट इज रुपीज 26410 रुपीज. ओके,
क्या बात क्लियर है? तो 26.41% अगर हमारा 26,410 है तो यहाँ से 1% कितना आ जाएगा? 1% आ जाएगा हमारा 1,000 रुपीज़, एंड हेंस प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 1,00,000 रुपीज़। और यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है कि अमाउंट बोरोड बाय अमन क्या था? दैट वाज 1,00,000 रुपीज़। अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ मनी लेंडर बोरोज मनी एट 4% per annum and pays the interest at the end of the year. He lends it at 6% per annum compounded semi-annually and receives the interest at the end of the year. In this way, he gains rupees 104.50 in the year. Amount of money he borrows is what? अमाउंट ऑफ मनी जो कि बोरो किया है वो क्या होगा? 4% पर नम पे बोरो किया है और इंटरेस्ट पे कर रहा है ईयर के एंड में। तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही काउंट होगा, सिंपल हो कंपाउंड हो फर्क नहीं पड़ता। अगर एक ही साल का इंटरेस्ट है तो वो फिर वो, और कंपाउंडिंग भी होगी यहाँ पे, तो एनुअल है क्योंकि मेंशन कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। तो कंपाउंडिंग हमारा एनुअल होगा अगर कंपाउंडिंग है तो, अदरवाइज सिंपल है। दोनों ही केसेस में हमारा इंटरेस्ट सेम ही एक्यूमुलेट होगा। 4% इंटरेस्ट पे करना है मनी लेंडर को, ठीक है। तो मनी लेंडर को पे करना है किसको? जिससे उसने बोरो किया है, जिससे ही बोरो किया है उसको पे करना पड़ेगा 4%। एंड देन ही हैज गिवन इट दिस अमाउंट टू समवन। अब वो समवन कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता, बट जिस समवन को दिया है 6% पे दिया है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है, बट दिस कंपाउंडिंग इज सेमी एनुअल। और अगर सेमी एनुअल हो रहा है कंपाउंडिंग यानी कि 3% पर 6 मंथ्स है, और 2 टाइम पीरियड्स है, 2 टाइम पीरियड्स है, तभी तो एक पूरा साल होगा। 2 टाइम पीरियड्स है, 3% एक टाइम पीरियड में मिल रहा है, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल मिलेगा? टोटल इंक्रीज कर लो 3% का, तो 3 + 3 प्लस 3 × 3/100 यानी कि 6.09% विल बी टोटल इंटरेस्ट। सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज से हमारा 6.09% का इंटरेस्ट इसको मिलने वाला है। 4% पे करना है, 6.09% यू विल बी गेटिंग। तो द प्रॉफिट इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू विच इज 2.09% ऑफ प्रिंसिपल। दैट वैल्यू इज 104.50। ठीक है, यहाँ भी 2 के बाद आ रहा है डेसिमल, वहाँ भी आ रहा है डेसिमल, हटा दो तो 209 से जाएगा, 5 टाइम्स 50 हो गया, तो 1% इज 50, तो प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 5,000 रुपीज। Principal in this case will be 5,000 rupees. He must have borrowed rupees 5,000. Clear? Okay. ठीक है, एक और क्वेश्चन बचा है आई गेस। हाँ, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 5,000 फॉर 1.5 years at 4% per annum अकॉर्डिंगली एज इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एंड सेमी एनुअली। अगर एक केस में हमारा एनुअल कंपाउंडिंग हो रहा है और दूसरे केस में सेमी एनुअल कंपाउंडिंग हो रहा है, तो फिर कितना हमारा इंटरेस्ट में डिफरेंस आएगा? डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या डिफरेंस आने वाला है? ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। कितने ईयर्स में? 1.5 ईयर्स में। तो पहले ईयर अगर हमारा कंपाउंडिंग हमारा अगर एनुअल है तो फर्स्ट ईयर में तो पूरा मिलेगा 4% क्योंकि कंप्लीट ईयर है। सेकेंड ईयर में हाफ द ईयर है तो 2% मिलेगा उस पार्ट में। ठीक है, तो 5,000 रुपीज हमारा प्रिंसिपल। फटाक से ट्री बना लेते हैं। ईयर 1 में पूरा ईयर है, 4% मिलेगा, डबल 4% पूरा मिलेगा, 4% यानी कि 1/25, 1% है 50, 200 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। ईयर 2 में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? ईयर 2 में मिलेगा 2% ही बच जाएगा क्योंकि हाफ द ईयर है एक्चुअल में ये। ठीक है, दैट इज वाई 2% मिलेगा इंटरेस्ट। तो 1% है 50, 2% आ जाएगा 100, और इस 200 का भी 2% मिलेगा। 1% है 2, आ जाएगा 4। तो टोटल इंटरेस्ट हमारा आ गया 200 + 100 + 4, दैट इज 304 रुपीज। और यही अगर कंपाउंडिंग हम कर देंगे सेमी एनुअल, 5,000 रुपीज अभी भी हमारा टोटल प्रिंसिपल तो यही है। ठीक है, अब 3 पार्ट्स हो जाएंगे हमारे, 3 टाइम पीरियड्स हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम पीरियड में भी 2% मिलेगा, 2% यानी कि 100 मिलेगा, तो प्रिंसिपल पे तो 100 ही मिलेगा तीनों टाइम पीरियड्स में। पहले वाले 100 पे हमें 2% मिलेगा यानी कि 2 रुपीज मिल जाएगा। नेक्स्ट में 200 पे 2% मिलेगा यानी कि 4 रुपीज मिल जाएगा, और इस 2 पे भी 2% मिलेगा। 2 का 2% कितना होगा? 1% होगा, 0.02, 2% आ जाएगा 0.04। तो टोटल अमाउंट हो गया हमारा 306.04 रुपीज। डिफरेंस आ रहा है हमारा 2.04 रुपीज का। ऑप्शन बी इज द आंसर। ऑप्शन बी शुड बी द आंसर। क्या है बात क्लियर है? ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। आई बिलीव सेशन में जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए वो समझ में आओगे और सारे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कभी डाउट आता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट। अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना, करते हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। अपने डाउट हमेशा पूछ लिया करो जब भी तुम्हें आए, और साथ में यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजिकल, एंड यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट
ADITYAKT in case of any queries or concerns or questions whatsoever. That's all for this session. Bye bye. Take care and keep learning.